गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप होमवर्क कंप्लीट हो गया होगा सबका। अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो लेट्स डिस्कस ये वाला कोई होमवर्क एक बार डिस्कस करते हैं। इसमें मैंने दिया था कि करेंट अकाउंट ऑफ बीओपी एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी में क्या डिफरेंसेस हैं। एक बार डिस्कस करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंसेस में, अगर करेंट अकाउंट बीओपी के एंड कैपिटल अकाउंट बीओपी के बीच में डिफरेंस पूछता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं हम। सबसे पहले इसके बारे में बताएंगे कि ये जो बीओपी का करंट अकाउंट होता है, इट इंक्लूड्स दोज ट्रांजेक्शन्स विच डू नॉट इफेक्ट एसेट एंड और लायबिलिटी। ऐसे ट्रांजेक्शन जिनकी वजह से एसेट्स और लायबिलिटीज पे इफेक्ट नहीं पड़ता, उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं करंट अकाउंट में। एंड कैपिटल अकाउंट में जो बीओपी का कैपिटल अकाउंट होता है, दूसरा वाला पार्ट, उसमें हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं विच अफेक्ट एसेट्स और लायबिलिटी। ओके। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कि इट रिकॉर्ड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड इन्वेस्टमेंट इनकम। मतलब ये सारे वही चीज़ें, कंपोनेंट्स जो हम लोग उसके पढ़ रहे थे कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं करंट अकाउंट के। फिर कैपिटल अकाउंट में उसी तरीके से हम लोग क्या करते थे कि सेल और परचेज ऑफ एसेट्स करते थे जिनकी वजह से एसेट या लायबिलिटी में फ़र्क पड़ रहा था यहाँ पे, और बोरोइंग्स और लेंडिंग्स हो सकती थी एक्सेट्रा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखना है ट्रांजेक्शन्स के। देन थर्ड पॉइंट में बता सकते हैं हम, ये भी एक अच्छा पॉइंट है डिफरेंस के लिए, कि जो करंट अकाउंट होता है वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब है कि हम लोग करंट अकाउंट को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। करंट अकाउंट में उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। बट इन कैपिटल अकाउंट कहलाता है स्टॉक कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो सेल परचेज हो रहा होता है, ये उस पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही होती है। देन फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। कंपोनेंट्स में मेन जो हेडिंग जो हम लोगों ने अपने पिछले वाले क्लास में पढ़ा था कि कैपिटल अकाउंट से कंपोनेंट होते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। BOI मतलब ये क्या लिखा हुआ है, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। ये कंपोनेंट्स होते हैं करंट अकाउंट के। बट अगर कैपिटल अकाउंट की बात की जाएगी तो उसके कंपोनेंट्स भी हम लोगों ने पढ़े थे पॉइंट वाइज, 4 पॉइंट्स पढ़े थे। कौन कौन से थे? प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स, ऑफिशियल ट्रांजेक्शन्स, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हमें कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट लिखने हैं तो हम ये उसके एग्जाम्पल्स की तरह इस तरीके से नहीं लिखेंगे कि परचेज एंड सेल ऑफ एसेट हो गया। ये डिफरेंस के पॉइंट हम आइटम वाइज दिखा सकते हैं, लेकिन अगर कंपोनेंट पूछेगा तो हमें इस तरीके से प्रॉपरली कंपोनेंट शो करना होगा। ओके। जिन बच्चों ने अपने आप से ये होमवर्क कर लिया है, वेरी गुड। और जिन्होंने नहीं किया है वो एक बार फिर से देखो एंड ट्राई टू सॉल्व होमवर्क बाय योर ओन ऑल। ओके। नाउ अब एक नेक्स्ट टॉपिक पे चढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे बीओपी के अकाउंट के बारे में देखा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो बनाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें करते हैं। क्रेडिट हो गया, डेबिट आइटम्स हो गए। उसमें 2 पार्ट बनते थे, एक बनता था क्या करेंट अकाउंट और दूसरा बनता था कैपिटल अकाउंट। ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने इसमें पढ़ ली थी। बट इसमें अभी एक चीज़ छुपी हुई थी, या एक चीज़ मैंने बताई नहीं थी कि जितनी भी चीज़ें हम लोग बीओपी के अकाउंट में, उसके कैपिटल अकाउंट में और उसके करेंट अकाउंट में, कैपिटल और करेंट अकाउंट में जितने भी आइटम्स, जैसे कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ये आइटम एक्सपोर्ट सर्विसेज के, इम्पोर्ट सर्विसेज के, इन्वेस्टमेंट पेड एंड रिसीव्ड, यूनिलैटरल हो गया, सेल ऑफ एसेट परचेज, ये सारे आइटम, जितने भी ये सब आइटम हैं, ये जितने भी आइटम्स हैं, अगर हम इन्हें रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, सी इन सारे आइटम्स को अगर हम बोलते हैं कि ये सारे आइटम्स हम लोगों ने किस पर्पज से किए हैं, ये सारे आइटम हम लोगों ने किए हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए। किस चीज़ के लिए? प्रॉफिट मोटिव के लिए। ठीक है। ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए थे, चाहे वो करंट के हो चाहे वो कैपिटल के हो, ये सारे ट्रांजेक्शन्स अगर हमने किए हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट मोटिव, यानी कि जब गवर्नमेंट कर रही हो या जो कोई भी कर रहा हो, प्रॉफिट मोटिव के लिए ये जो ट्रांजेक्शन्स बीओपी अकाउंट के अंदर हुए, इन सबको बोला जाता है क्या? ऑटोनॉमस आइटम। ऑटोनॉमस आइटम्स। ओके। जितने भी ट्रांजेक्शन्स बीओपी के अकाउंट में होते हैं, चाहे वो करंट अकाउंट में हो चाहे वो कैपिटल अकाउंट में हो, ये सारे आइटम्स कहलाते हैं क्या? ऑटोनॉमस आइटम्स। ठीक है। और हम ये मान के चलते हैं कि ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स हम लोगों ने कैपिटल और करंट में किए, ये सारे क्या थे?
प्रॉफिट मोटिव के लिए ही थे, और ये पूरे के पूरे आइटम क्या कहला सकते हैं, ऑटोनॉमस आइटम। तो उसी तरीके से अगर सिर्फ क्रेडिट साइड की, अपने क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं बीओपी अकाउंट का, पूरे बीओपी अकाउंट की क्रेडिट साइड के टोटल को हम कह सकते हैं ना कि टोटल इनफ्लो कितना हुआ है, यानी कि टोटल रिसिप्ट्स कितनी हुई है। तो यहाँ पे कितना आया था, 2100 आया था। उस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि टोटल ऑटोनॉमस रिसिप्ट कितनी हुई है, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट मोटिव के लिए सारे ट्रांजेक्शन्स हुए थे, तो हम इसे बोल सकते हैं टोटल ऑटोनॉमस रिसिप्ट क्या है। और इसी तरीके से अगर डेबिट साइड का भी हमें टोटल जानना होगा पूरे बीओपी अकाउंट का, तो हम बोलेंगे कि टोटल ऑटोनॉमस पेमेंट कितना किया है, ठीक है। यानी कि ये जितने भी आइटम्स हैं, इन आइटम्स को एक और नाम से पुकारा जाता है। ये आइटम्स अगर प्रॉफिट मोटिव के लिए होते हैं, क्यों बार बार बोला जा रहा है अगर प्रॉफिट मोटिव के लिए होते हैं, क्योंकि अभी एक और आइटम भी पढ़ेंगे हम लोग। अगर ये आइटम्स प्रॉफिट मोटिव के लिए हो रहे हैं तो ये सारे आइटम्स कहलाते हैं, ये किस तरीके के आइटम हैं, ऑटोनॉमस आइटम्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा टोटल ऑटोनॉमस रिसिप्ट था वो 2100 आ रहा था, और इधर जो है हमारा टोटल ऑटोनॉमस पेमेंट है उसकी वैल्यू 2150 आ रही थी। यानी कि हमें देखने में पता चल रहा था कि ये जो टोटल रिसिप्ट्स हैं वो कुछ वैल्यू उसकी कम है, किससे, टोटल पेमेंट से। अगर टोटल ऑटोनॉमस पेमेंट की बात कर जाएंगे तो उसमें जो है 50 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में। तो क्या किया जाता है ना कि कभी कभी जब इस तरीके से डिफरेंस आता है तो एक इमेजिनरी लाइन बनती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, मतलब ये एक्चुअल में लाइन नहीं ड्रॉ की जाती है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। और गवर्नमेंट क्या करती है, सरकार का काम होता है कि जो भी साइड में जो है बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से जो है क्या हो रहा है, आइटम में डिफरेंसेस आ रहे हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम में नहीं चल रही है पॉइंट, तो क्या करती है सरकार, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में तो नहीं, एक्चुअली यहाँ पे जो हमारा क्रेडिट साइड वाला आइटम है, यानी कि टोटल रिसिप्ट है, वो अभी 50 से कम चल रहा है। तो गवर्नमेंट एक ट्रांजैक्शन करती है, सरकार एक ट्रांजैक्शन करती है, और उस ट्रांजैक्शंस को इसलिए इस पर्पज से किया जाता है कि ये पूरा का पूरा रिसिप्ट वाला साइड जो है ये पेमेंट वाले साइड के इक्वल बन जाए। इसका मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाए, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को, इस 2100 को 2150 यानी 2150 बनाने के लिए हमें यहाँ पे गवर्नमेंट को यहाँ पे बोरोइंग करनी पड़ेगी, यानी कि गवर्नमेंट को एक ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, और ये ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट करती है इसलिए लिख दिया है गवर्नमेंट बोरोइंग करेगी। कितने रुपीस की बोरोइंग करेगी, 50 की बोरोइंग करेगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि अगर अब हम जो है अपने क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, यानी टोटल रिसिप्ट साइड का, तो ये बन जाएगा 2150, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारे डेबिट साइड के, मतलब कि टोटल ऑटोनॉमस पेमेंट के इक्वल बन जाएगा, ठीक है। और देखा कि ये जो ट्रांजैक्शन किया गवर्नमेंट ने इस एक इमेजिनरी लाइन के बाद किया, ठीक है। तो जब भी सरकार अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को इक्वल करने के लिए, यानी बराबर करने के लिए कोई एक अलग से ट्रांजैक्शन करती है, और जिधर भी कम होता है उसी साइड पे ट्रांजैक्शन करके इन दोनों को इक्वल किया जाता है, तो ये जो पर्टिकुलर टाइप का ट्रांजैक्शन हुआ यहाँ पे, जो हमने देखा कि बोरिंग 50 का किया, यानी कि सरकार जो है उधार ले ली, किसी से इनफ्लो करा ली 50 रुपीज़ का, या 50,000 50 करोड़ जो भी बोलो यहाँ पे, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को बोला जाता है एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। क्या बोला जाता है, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, या हम बोल सकते हैं एकोमोडेटिंग आइटम, ऐसा बता दूं, एकोमोडेटिंग आइटम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे ये 50 रुपीज़ क्या बन गया, एकोमोडेटिंग आइटम बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि ये जो एकोमोडेटिंग आइटम है, उन आइटम को सिर्फ इसीलिए, यानी इस ट्रांजैक्शन को सिर्फ इस पर्पज से किया जाता है सो डैट ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इसका मतलब है अगर अब हम देखेंगे दोनों साइड का सम टोटल, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 2150 आ रहा था, ठीक है। अब इधर भी क्या हो जाएगा 2150, क्योंकि यहाँ पे 2100 आ गया था, गवर्नमेंट ने एक एकोमोडेटिंग आइटम कर दिया, ऐड कर दिया जो है इसके इनफ्लो वाले साइड पे, तो यहाँ पे इनका सम और इनका सम, ये दोनों ही सम क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट बन गया इक्विलिब्रियम पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट बन गया इक्वल, ठीक है। ये बात समझ में आई। क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी इसमें,
कि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है, इसके अंदर जितने भी ये आइटम्स होते हैं, इनको जो है किया जाता है प्रॉफिट मोटिव के लिए। इन सारे आइटम्स जो भी इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये सारे आइटम्स प्रॉफिट मोटिव के लिए किए जाते हैं, और इसीलिए हम इन आइटम्स को, इन चीज़ों को बोलते हैं ऑटोनॉमस आइटम्स। ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए, उनको बोला जाता है ऑटोनॉमस आइटम। तो अगर हम इनका जब सम निकालेंगे क्रेडिट साइड का, यानी कि टोटल ऑटोनॉमस रिसिप्ट बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा टोटल ऑटोनॉमस पेमेंट, क्योंकि ये सारे आइटम्स प्रॉफिट मोटिव के लिए हो रहे थे। फिर उसके बाद कभी कभी देखा जाता है कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल नहीं होता है अपने क्रेडिट और डेबिट साइड से, तो इसको इक्वल करने के लिए गवर्नमेंट एक अलग से ट्रांजेक्शन करती है और एक इमेजिनरी लाइन की बात करती है, जिसे हम बोलते हैं बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन। ठीक है, बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन कहते हैं। इसके अभी लिखवाते हैं, समझ में आएगा और अच्छे से। लेकिन ये जो ट्रांजेक्शन है, इसको कहा जाता है इक्वल करने के पर्पज से अगर सरकार करती है तो इसे बोला जाता है एकोमोडेटिंग आइटम। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा क्रेडिट साइड में ही एकोमोडेटिंग आइटम हो। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए हमारे कि ये जो अमाउंट है, ये हमारा जो है 2100 ना आके यहाँ पे 2200 लिखा हुआ था, तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो इस बार अब डेबिट साइड हमारा कुछ कम हो गया। डेबिट साइड की वैल्यू हो गई 2150। तो इस कंडीशन में इस पर्टिकुलर 2200 को इक्वल बनाने के लिए, 2200 के इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपने डेबिट साइड में एक आइटम ऐड करेगी, और वो भी बिलो दी लाइन ट्रांजैक्शन होगा। तो यहाँ पे सरकार क्या कर सकती है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो लेंडिंग कर सकती है ना। गवर्नमेंट जो है वो 50 रुपये की लेंडिंग कर सकती है, जिसकी बात क्या हो जाएगा कि ये आइटम भी जो है अब यहाँ पे 2200 के इक्वल बन जाएगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा था। तो ये अगर लेंडिंग करती है गवर्नमेंट डेबिट साइड को में एक आइटम बढ़ा के, तो ये पर्टिकुलर आइटम भी कहलाता है क्या, ऑटोनॉमस आइटम्स और एकोमोडेटिंग आइटम। सॉरी, ये पर्टिकुलर आइटम भी एकोमोडेटिंग आइटम कहलाएगा। तो इसका कहने का ये मतलब है कि चाहे गवर्नमेंट क्रेडिट साइड पे करे कोई ट्रांजैक्शन या डेबिट साइड पे करे, लेकिन अगर वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वल करने के पर्पस से किया जाता है, तो वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हमेशा ही एकोमोडेटिंग आइटम्स ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एकोमोडेटिंग आइटम। क्लियर, ये बात समझ में आई। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही साइड पे कर सकता है ट्रांजैक्शन सरकार, दोनों साइड पे ही कर सकता है, और अगर किया जाता है उस पर्पस से तो वो एकोमोडेटिंग कहलाता है, और अगर जो प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है तो उसे हम ऑटोनॉमस आइटम्स बोलते हैं। ठीक है, जिस तरीके से सरकार जो है गवर्नमेंट बोरोइंग करके या गवर्नमेंट लेंडिंग करके जो है आइटम बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वल करती है, समटाइम्स क्या होता है ना कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कोशिश करती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वल किया जाए। और आरबीआई ये काम करने के लिए क्या करती है, आरबीआई के पास रिजर्व होता है, फॉरेन रिजर्व्स होते हैं। ठीक है, आरबीआई हमेशा अपने पास फॉरेन रिजर्व्स रखती है, और आरबीआई बैलेंस ऑफ पेमेंट को उस टाइम पे इक्वल करने के लिए अपने फॉरेन रिजर्व्स को बाई एंड सेल करने लगती है, और जिस चीज को हम बोलते हैं उसे बोला जाता है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। रिजर्व ट्रांजैक्शन। ठीक है, अगर आरबीआई जो है अपने रिजर्व्स को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को सेल एंड बाय करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल करने के लिए, तो वो चीजें कहलाती हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। गवर्नमेंट करती है जो है बिलो दी लाइन ट्रांजैक्शन, क्या करने के लिए, बीओपी को इक्वल करने के लिए, तो वो कहलाता है एकोमोडेटिंग आइटम्स। और जितने भी आइटम्स ये ऊपर जो बैलेंस ऑफ, ये अबव द लाइन इसको हम कहते हैं, जो भी प्रॉफिट मोटिव के ट्रांजैक्शन है उन्हें हम ऑटोनॉमस आइटम कहते हैं, और ये ऑटोनॉमस आइटम हमेशा अबव द लाइन भी होते हैं। ओके, आई होप ये समझ में आया है। इसको एक बार हम लोग देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या क्या लिखी हुई है। इसको हम लोग लिख के कैसे समझाएंगे अगर हमें बताना होगा तो। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोनॉमस आइटम के बारे में कि ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस इन करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये कहीं पे भी किया जा सकता है, चाहे वो करेंट हो या कैपिटल हो, दैट आर अंडरटेकन फॉर प्रॉफिट मोटिव आर नोन एज ऑटोनॉमस आइटम्स इन बीओपी। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि जितने भी प्रॉफिट मोटिव से हुए, चाहे वो कैपिटल में हो या करेंट में हो, वो क्या कहलाते हैं, ऑटोनॉमस आइटम्स कहलाते हैं।
जैसे कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड था, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारी चीज़ें क्या थी, ये थी हमारी ऑटोनॉमस आइटम। और दीज आइटम्स आर ऑल्सो नोन एज अबव द लाइन आइटम्स। क्यों अबव द लाइन? क्योंकि मैंने कहा ना, जितने भी एक इमेजिनरी लाइन के नीचे, हमेशा वो ऑटोनॉमस आइटम्स हमेशा लाइन के ऊपर रहते हैं, और जितने भी एकोमोडेटिंग आइटम्स होते हैं वो हमेशा ही लाइन के नीचे रहते हैं। ठीक है। एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं कि रेफर्स टू द ट्रांजेक्शंस दैट आर अंडरटेकन टू कवर द डेफिसिट, सॉरी, जितने भी डेफिसिट्स होती है ना, अगर बीओपी में डेफिसिट आती है तो उसे कवर करने के लिए, डेफिसिट का क्या मतलब होता है कि डेफिसिट का मतलब है कि हमारे जो है पेमेंट ज़्यादा चल रहे हैं, और जो कोई भी एक साइड, हमारा क्रेडिट साइड होगा या हमारा जो डेबिट साइड होगा, वो जो है उसमें इक्वल नहीं आ रहा होगा, कमी हो रही होगी। ठीक है, उसे हम बोल सकते हैं डेफिसिट। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बोरिंग कर सकती है या गवर्नमेंट लेंडिंग कर सकती है। दीज आइटम्स आर नोन एज बिलो द लाइन आइटम, और इन आइटम्स को हम बिलो द लाइन आइटम भी बोलते हैं। ओके, नाउ एक छोटा छोटा पॉइंट बचा हुआ है, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। बहुत इजी से डेफिनेशंस भी हैं, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं डेफिसिट क्या होता है, सरप्लस क्या होता है और इक्विलिब्रियम क्या होता है। वहाँ पे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग बीओपी के लिए पढ़ते हैं कि अगर डेफिसिट बीओपी होती है तो इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ऑटोनॉमस पेमेंट एक्सीड कर रहा होता है ऑटोनॉमस रिसिप्ट के इन बीओपी अकाउंट में, यानी पेमेंट साइड हमेशा ज्यादा हो रहा होगा और रिसिप्ट साइड हमेशा कम हो रही होगी, तभी हम बोलेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किस में है, डेफिसिट में है। अगर हमें उसको न्यूमेरिकली भी देखना है तो ऑटोनॉमस पेमेंट माइनस ऑटोनॉमस रिसिप्ट करेंगे तो डेफिसिट बीओपी निकल जाएगी। सेम उसी तरीके से सरप्लस क्या है, सरप्लस मतलब कि इस बार रिसिप्ट ज्यादा है, जब ऑटोनॉमस रिसिप्ट एक्सीड कर रही होंगी ऑटोनॉमस पेमेंट से, यानी ये ऑटोनॉमस रिसिप्ट माइनस ऑटोनॉमस पेमेंट, तो वो बन जाएगा क्या, सरप्लस इन बीओपी। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्वल। इसका मतलब है बीओपी इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब हमारे ऑटोनॉमस रिसिप्ट इक्वल होंगे, बराबर होंगे, किस चीज के, ऑटोनॉमस पेमेंट के। और एक बात याद रखना बच्चों कि जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाया जाता है कंट्री के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, तो वो कभी भी डेफिसिट में या कभी भी सरप्लस में नहीं रहता है, हमेशा ही गवर्नमेंट उसको इक्विलिब्रियम में ले आती है। अगर अपने आप है तो कोई बात नहीं, और अगर अपने आप से नहीं है तो या तो गवर्नमेंट बोरोइंग करेगी और उसको डेफिसिट से चेंज करके इक्विलिब्रियम में ले आएगी, और अगर सरप्लस होता है तो गवर्नमेंट लेंडिंग कर देगी और उसे सरप्लस से चेंज करके वापस से इक्विलिब्रियम में ले आएगी। इसका क्या मतलब ये है कि दोनों ही केस में, चाहे डेफिसिट हो या सरप्लस हो, इक्विलिब्रियम में गवर्नमेंट अपने एकोमोडेटिव आइटम से इक्विलिब्रियम में ले आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट को। ओके, आई होप ये समझ में आया हो। कहीं पे भी प्रॉब्लम आई है, एक बार रीवॉच करिए वीडियो, रिवाइंड करिए, दोबारा से देखिए, एंड उसके बाद जब समझ में आ जाएगा तो सेल्फ स्टडी जरूर से करना है। ओके, फिर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस, बट उसे करने से पहले हम लोग जो है यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं डिस इक्विलिब्रियम इन बीओपी को लेके। मतलब कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस इक्विलिब्रियम में होता है, यानी कि इक्वल नहीं है, या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट हो रहा होगा, यानी बराबर नहीं चल रहा है बीओपी अकाउंट हमारा, तो उसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, किन किन कारणों की वजह से जो है बीओपी जो है हमेशा डिस इक्विलिब्रियम में हो सकता है। कुछ रीजंस लिखे हैं आंसर में कि 3 फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से हम कहेंगे कि बीओपी हमारा जो है वो डिस इक्विलिब्रियम में है। फर्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर, देन पॉलिटिकल फैक्टर एंड सोशल फैक्टर। तो ये 3 रीजंस हैं, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर एंड सोशल फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर का ये मतलब होता है ना कि जब भी इम्बैलेंस होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, और जहाँ पे ज़्यादातर कंट्रीज में कभी कभी होता है ना कि वहाँ पे इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, वहाँ के गुड्स जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होती है कंट्री की, और गुड्स इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तब यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर कहलाता है। और उसकी वजह से जब इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है मतलब आउटफ्लो वाला साइड, डेबिट वाला साइड ज़्यादा है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, तो ये हो गया इकोनॉमिक फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर का मतलब है कि कुछ पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं कंट्री में, या गवर्नमेंट वहाँ की स्टेबल नहीं होती है, बार बार मिलिट्री रूल हो जाता है, ऐसे कुछ कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से जो है वहाँ का बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इक्वल नहीं होता है, फ्रीक्वेंटली चेंजेस होते रहते हैं
गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार में, वहाँ के जो पॉलिसीज़ में, इसकी वजह से भी कभी कभी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है। सोशल फैक्टर का मतलब होता है कि जो हमारी वजह से, आपके मेरे वजह से, हम लोगों की वजह से चेंजेस आते हैं बीओपी में। और ये कैसे चेंजेस हो सकते हैं कि हमारा चेंज इन टेस्ट हो गया हो और चेंज इन फैशन हो गया हो। जैसे कि अब हमें जो है इंडियन ओरिजिन से बने हुए गुड्स पसंद नहीं आ रहे, हमको अपने फॉरेन वाले प्रोडक्ट्स ही चाहिए, तो हम उस केस में क्या करेंगे, हम अपना एक्सपोर्ट जो है, इंपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगेंगे। अगर हमें फॉरेन की गुड्स ही चाहिए तो इंपोर्ट की बढ़ जाएगा कंट्री में, और जिसकी वजह से भी बीओपी क्या है वो इम्बैलेंस हो जाएगी, यानी इक्विलिब्रियम से हट जाएगी। तो ये कुछ रीजंस हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल रीजन, जिसकी वजह, ये किस चीज़ की कॉजेस है, डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी अकाउंट के। एक और क्वेश्चन है जिसे डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम। क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं? अगर डिसइक्विलिब्रियम के कॉजेस हमने पढ़े हैं तो उसके कुछ मेजर्स भी हो सकते हैं जिसको हम डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करके वापस से बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं? सबसे पहला है कि प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा के, अगर इम्पोर्ट हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे गुड में जो इम्बैलेंस चल रहा था हमारे बीओपी अकाउंट में वो सही हो जाएगा। दूसरा, इम्पोजिंग इम्पोर्ट्स रेस्ट्रिक्शंस, हम लोगों ने ये अपने उसमें पढ़ा भी था, इसके बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे, आई थिंक ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको हम लोग अपने इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं कि कंट्री में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ना होए, है ना। और ज़्यादा इंपोर्ट नहीं होगा तो क्या होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हमारा इक्विलिब्रियम में बना रहेगा, करेक्ट रहेगा। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, और इंपोर्ट रोकने का ये भी तरीका है कि अगर हमें इंपोर्ट फिर भी करना पड़ा है तो हम उसके सब्सटीट्यूट गुड्स बनाएं, अपने खुद के कंट्री में हम प्रोडक्शन इंक्रीज करें, मैन्युफैक्चरिंग करें न्यू गुड्स की, जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट का सहारा ना लेना पड़े, ये कर सकते हैं। एंड फोर्थ क्या था कि डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ओके, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का क्या मतलब होता है? अभी जस्ट हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा भी कि करेंसी डिवैल्यू होती है, इसका मतलब है कि करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, और जब भी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो हम क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं कंट्री के अंदर, है ना। फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज के कंपैरिजन में अगर हमारे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है तो उसी को हम डिवैल्यूएशन बोलते हैं। और ऐसा जो है ईयर 1991 में किया भी गया था, जब इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और हम लोगों ने अपने इंडियन इकोनॉमी में ये पढ़ा भी था। वहाँ पे हो सकता है उस टाइम पे ये पॉइंट अच्छे से ना समझ में आया हो, लेकिन करेंसी डेप्रिसिएशन वाले में हम लोगों ने देखा कि जब भी करेंसी डेप्रिशिएट होती है उसकी वजह से दो इफेक्ट्स होते हैं कंट्री के अंदर, या तो एक्सपोर्ट एकदम बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है, और इम्पोर्ट डिक्रीज होने लगता है। तो ये कुछ रीजंस, मेजर्स थे जिनकी वजह से हम अपने डिसइक्विलिब्रियम को बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में करेक्ट कर सकते हैं। ओके, और इसी के साथ आपका ये जो यूनिट नंबर 5 जो था इस मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो कंप्लीट होता है। अब हमारे सिलेबस में मैक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक ही यूनिट बाकी है, यूनिट 2, जिसका नाम था क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। वो हम स्टार्ट करेंगे। इतना जितना हम लोगों ने पढ़ा उसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इसको क्लियर करिए, अपने डाउट्स क्लियर करिए। वीडियोस को दोबारा से एक बार नहीं 10 बार देखिए, सो डैट कोई भी कंफ्यूजन किसी पॉइंट में है तो एक बार रिविजन हो जाए, हमारा सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसे हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वाले क्लास में। थैंक यू।